नमस्कार दोस्तों, आपके अपने काउंट क्लासेज 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज आपके लिए हम हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो रीट भर्ती परीक्षा 2025 में आयोजित होने वाले 27 फरवरी को तुम्हारा एग्जाम है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो जो साथी पहली बार जुड़ा है उनको मैं बता दूँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अब तक जितने भी रीट भर्ती के प्री पेपर करवाए हैं उन सभी प्रीवियस पेपर का हम व्याख्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं। तो जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो साथियों प्रीवियस पेपर देखने के लिए हमारे साथ जुड़ सकता है। तो साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है साथियों वो है, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जो सत्य है वो हमको बताना है साथियों। पहला ऑप्शन है इसमें, यह एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है। दूसरा ऑप्शन है, यह उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तीसरा ऑप्शन है, कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया। और चौथा ऑप्शन है, भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। तो साथियों, जो इसका सही उत्तर है वो हमको बताना है। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, डी ऑप्शन के अलावा मैं बता दूं, जो कुक महोदय है इन्होंने खेल विधि दी है। तो ये प्रश्न कई बार रीट भर्ती परीक्षा जैसे एग्जाम में पूछा गया है कि खेल विधि के प्रतिपादककर्ता कौन है, तो वो कौन है, कुक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया साथी वो है, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्न में से किस माध्यम से दी जा सकती है। वो माध्यम हमको बताना है साथियों। पहला ऑप्शन दिया गया है केवल किताबी ज्ञान से। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक पर्यावरण से। तीसरा ऑप्शन है प्रगति सूचक लेखा चित्र से। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो हमको बताना है। साथियों, 32वां जो प्रश्न दिया गया है उसका सही उत्तर है सामाजिक पर्यावरण से। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों, बेसिक शिक्षा प्रणाली किसने प्रस्तुत की, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये गांधी जी ने इसको प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होना है वो है गांधी जी। तो साथियों, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो शिक्षण भाषा से संबंधित पूछा गया है वो है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है। तो हमको इसकी सीमा बतानी है। साथियों, पहला ऑप्शन है, इसमें विद्यार्थी को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से कराया जा सकता है। इसमें विद्यार्थी को भाषाई कौशलों में दक्ष किया जा सकता है। इसमें व्यक्तिक शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षाओं के अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है, यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थी को बड़ी वाली जो कक्षा है साथियों उनके लिए अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, ये इसकी सीमा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये है शिक्षण विधि से संबंधित, और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे रीट भर्ती परीक्षा 2025 में। इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। तो दोस्तों, जो सोपान नहीं है वो हमको बताना है। पहला ऑप्शन है अध्ययन कार्य का आवंटन। दूसरा ऑप्शन है अध्ययन हेतु निर्देश। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन। और चौथा है कलात्मक प्रायोजना। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो होगा कलात्मक प्रायोजना। ये है जो साथियों परिवीक्षित अध्ययन जो उपागम है इसका सोपान नहीं है। बाकी तीनों के तीनों हैं, ये अध्ययन कार्य आवंटन है, निर्देश है, शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन ये है, लेकिन ये कलात्मक परियोजना नहीं है साथियों। दोस्तों, ये जो प्रश्न है शिक्षण विधि पेडागोजी जिसको हम बोलते हैं उनसे संबंधित है, और ऐसे प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों, L1 और L2 दोनों लेवलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो जो साथी पहली बार जुड़ा है तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि तब भी हम क्लास लेकर आएँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथियों, अब तक हमने 13 प्री पेपर हल करा दिए हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो साथियों, जो अगला प्रश्न पूछा गया वो है, सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थी के लिए कही गई है। तो साथियों, जो इस स्तर के लिए कही गई है वो हमको बताना है।
प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों वो है प्राथमिक स्तर। साथियों ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और जो ये प्रश्न है इससे संबंधित प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न है भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल है सुनना और बोलना, लिखना और पढ़ना, बोलना और लिखना, पढ़ना और बोलना। तो हमको बताना है भाषा जो अभिव्यक्ति कौशल है वो बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा बोलना और लिखना। साथियों हम बोलकर और लिखकर दोनों तरह से क्या कर सकते हैं, भाषा को अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन एक बार रीट भर्ती परीक्षा में ही पूछा गया था जो ग्रहणात्मक कौशल है साथियों, ग्रहणात्मक वो कौशल कौन से हैं, दो ही ग्रहणात्मक है और दो ही अभिव्यक्त है। तो ग्रहणात्मक कौशल पूछे थे। तो साथियों हम बता दें आपको ग्रहणात्मक जो कौशल है वो एक तो होता है साथियों हम सुनकर ग्रहण कर सकते हैं, तो क्या है सुनना, और एक साथियों हम पढ़कर ग्रहण कर सकते हैं पढ़ना। तो सुनना और पढ़ना ये दोनों कौशल कैसे हैं साथियों, ये है ग्रहणात्मक कौशल। ठीक है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा जो रीट भर्ती परीक्षा में कौशलों से संबंधित प्रश्न पूछा गया था वो पूछा था कि सर्व प्रमुख या सबसे महत्वपूर्ण जो कौशल है साथियों, प्रमुख रूप से जो महत्वपूर्ण है वो कौशल कौन सा है, और सबसे सरल कौशल भी उसे बोला जाता है। तो आपको बताना है साथियों वो कौशल कौन सा है। ये भी रीट भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर था साथियों वो था सुनना। ठीक है, सुनना जो कौशल है वो सबसे सरल भी है और सबसे महत्वपूर्ण भी है साथियों, सबसे प्रमुख कौशल है जो कौन सा है, सुनना। इसके अलावा भी साथियों कौशलों से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि जो सबसे कठिन कौशल है, ठीक है, कठिन कौशल वो कौन सा है। तो कठिन कौशल कभी भी पूछा जाए तो साथियों जो हमारा लिखना कौशल है उसको कठिन कौशल माना गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी रीट भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। इसके अलावा आपको एक चीज़ याद रखनी है साथियों, जो भाषा कौशल हैं इनके क्रम भी आपको याद रखने हैं। क्रम भी रीट भर्ती परीक्षा जैसे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो कौशल है साथियों वो होगा सुनना। ठीक है, उसके बाद में होगा बोलना। सुनना हो गया साथियों, बोलना हो गया, उसके बाद में होता है लिखना। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है साथियों, लिखना नहीं होता, सुनना होता है साथियों, फिर बोलना होता है, फिर पढ़ना होता है, और उसके बाद में क्या होता है, लिखना होता है। सबसे अंतिम कौशल है जो कौन सा होगा साथियों, लिखना होगा। चौथा हमारे कौशल है अंतिम कौशल जिसे बोला जाता है। और पहला जो कौशल है साथियों वो होता है सुनना, जो हमारा फर्स्ट है। ठीक है, प्रथम कौशल जिसे हम बोल देते हैं। और ऐसे प्रश्न साथियों रीट भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काफ़ी अच्छे प्रश्न थे जो रीट भर्ती परीक्षा में पूछे गए थे, हम सबका आपको सामने बता दी है। ऐसे प्रश्न भी रीट भर्ती में देखे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया साथियों, अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है, श्रवण से, वाचन से, लेखन से, वादन से। तो अनुलेख की अगर बात करें साथियों तो किस कौशल से संबंधित है ये हमको बताना है। तो किस भाषा कौशल से है अनुलेख, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो है अनुलेख का मतलब है लेखन। ठीक है, जिस कौशल से संबंधित है वो है लिखना। लिखना कौशल अनुलेख से ही संबंधित है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा है वो भी अच्छा प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न साथियों हर बार रीट भर्ती जैसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें पूछा है लिंग्वाफोन जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड प्लेयर, किस प्रकार के अधिगम सामग्री है। प्रक्षेपक सामग्री है, दृश्य सामग्री है, श्रव्य दृश्य है, या फिर श्रव्य सामग्री है। तो साथियों हम बात करें लिंग्वाफोन की, तो लिंग्वाफोन जो है साथियों वो कैसी सामग्री है, ये है साथियों दृश्य कौन सी सामग्री है, दृश्य श्रव्य। ठीक है, प्रक्षेपक, दृश्य, श्रव्य। तो इनमें से जो सही उत्तर होगा साथियों वो होगा श्रव्य सामग्री। जो लिंगोफोन की अगर बात करें रिकॉर्ड प्लेयर की तो वो है श्रव्य सामग्री। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों हम बात करें प्रक्षेपक जो सामग्री होती है वो कौन सी है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि प्रक्षेपक जो सामग्री है वो कौन सी होती है। तो एपिडा जो स्कोप है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया एपिडा स्कोप जो सामग्री है वो किस प्रकार की सामग्री है, तो वो है साथियों प्रक्षेपित जो सामग्री हम जिसको बोलते हैं। एक इसके अलावा है साथियों जादुई लालटेन, जादुई लालटेन ये भी एक प्रक्षेपित सामग्री है, लालटेन। ठीक है, जादुई लालटेन। इसके अलावा ओवर हेड प्रोजेक्टर, ओवर हेड प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण है
जो प्रक्षेपित सामग्रियाँ हैं, ठीक है, रीट भर्ती परीक्षा में कई बार इनसे संबंधित प्रश्न आ चुके हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा साथियों मैं बता दूं आपको, दृश्य श्रव्य जो सामग्री है हमारी, इनसे संबंधित प्रश्न भी रीट भर्ती परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। और कौन कौन से पूछे हैं मैं आपको बता देता हूँ कि जो दृश्य और श्रव्य सामग्री है उसमें पूछा गया सबसे महत्वपूर्ण है संगणक। संगणक तो साथियों कई बार एग्जाम में पूछा है कि ये कौन सा सामग्री है, श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य सामग्री है, तो ये एक दृश्य श्रव्य सामग्री है। इसके अलावा टेलीविज़न साथियों, टेलीविज़न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, टेलीविज़न। टेलीविज़न के अलावा अगर बात करें हम, एक है नाटक। नाटक भी साथियों दृश्य श्रव्य सामग्री है। इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण है जो साथियों एग्जाम में कंफ्यूज करता है, चलचित्र, ठीक है, चलचित्र है जा साथियों, वो भी दृश्य श्रव्य सामग्री है। तो ये कुछ दृश्य श्रव्य सामग्री थी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा आपको याद रखना साथियों, दृश्य सामग्री अगर कभी पूछ ले तो आपको पता है सबसे महत्वपूर्ण तो है ब्लैक बोर्ड, ठीक है, जो हमारा ब्लैक बोर्ड होता है वो भी दृश्य सामग्री है साथियों। चार्ट है वो दृश्य सामग्री है, चित्र हैं वो दृश्य सामग्री है साथियों, पुस्तक जो हमारी है वो भी दृश्य सामग्री है। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है या नहीं है साथियों, इन बातों को भी हमको ध्यान रखना है और ऐसे प्रश्न हमारे गलत नहीं होने चाहिए। तो परामर्श कक्ष होता है इसमें, श्रवण कक्ष होता है, नियंत्रण कक्ष होता है, विश्राम कक्ष होता है। तो जो नहीं होता है वो बताना है साथियों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है विश्राम कक्ष, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। भाषा प्रयोगशाला में विश्राम कक्ष नहीं होता है, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सह स्वर वाचन का गुण है। तो जो गुण है वो हमको बताना है। स्पष्ट उच्चारण है, क्षिप्रता है, उचित ध्वनि निर्गम है साथियों, ये अस्वाभाविकता है। तो हम बात कर रहे हैं सह स्वर वाचन की। तो जो सह स्वर वाचन है साथियों इसका गुण है उचित ध्वनि निर्गम, ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो है मौखिक मूल्यांकन संबंधित प्रश्न पूछा गया है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मौखिक मूल्यांकन की अगर बात करें तो इसमें पूछा उपयुक्त कथन, मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। पहला ऑप्शन दिया गया है मौखिक मूल्यांकन के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठा अधिक होनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थी को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर कम मिलने चाहिए। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमको बताना है। तो 41वां जो प्रश्न है दोस्तों उसका सही उत्तर है जो मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको नोट कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर और अगला प्रश्न है परिभाषा से संबंधित है साथियों। मूल्यांकन की इसमें परिभाषा पूछी गई है। प्रश्न है साथियों, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसकी है? आपको बताना है। जो मूल्यांकन उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की एक प्रक्रिया जो बताइए साथियों, ये किसने बताई है? माइकलिस ने, सी रॉस ने, ब्लूम ने या फिर राइट स्टोन ने? साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा माइकलिस, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। जो ऐसी परिभाषाएं होती है खासकर मूल्यांकन से संबंधित है, सी संबंधित है, अधिगम से संबंधित है, शिक्षण मनोविज्ञान संबंधित, जितनी भी परिभाषाएं साथियों उनको नोट कर लेना क्योंकि बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो रीट भर्ती परीक्षा में पूछी जाती हैं। कम से कम 3 परिभाषाएं आपको इसमें देखने को मिलती हैं, तो इनको नोट कर लेना। काफ़ी अच्छी परिभाषा साथियों माइकलिस की, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया साथियों, विद्यार्थी के सीखने की विद्यार्थी की सीखने की जो सीखने संबंधी कठिनाई को दूर करते हुए करवाए जाने वाले शिक्षण कहलाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण, ब्लॉक शिक्षण, अभ्यास शिक्षण या उपचारात्मक शिक्षण। साथियों अगर विद्यार्थी की कठिनाई की अगर बात आ रही है और वो दूर हो रही है तो वहाँ जो शिक्षण किया जाता है वो होता है उपचारात्मक शिक्षण, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण के अलावा साथियों कई बार एग्जाम पूछा जाता है निदानात्मक, निदानात्मक कई बार पूछा जाता है साथियों। बार बार मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ आपको। जो निदानात्मक परीक्षण होता है उसमें कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। क्या पता लगाया जाता है?
जो कठिनाइयाँ आती हैं उनका साथियों पता लगाया जाता है। जो समस्या ये आती है उनकी खोज की जाती है, निदान नहीं की जाता, इसमें केवल खोज होती है साथियों, जिसमें पता लगता है। इसमें समस्या का समाधान नहीं होता, इसमें समस्या का पता लगाया जाता है, ठीक है। वो होता है निदानात्मक परीक्षण। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके अलावा साथियों जो सूक्ष्म शिक्षण है, ये क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण होता है साथियों माइक्रो टीचिंग जिसको हम बोलते हैं। ये एक ऐसी शिक्षण तकनीक है साथियों जिसमें सीखने की रणनीति तैयार की जाती है। बच्चे को मतलब एक पाठ दिया जाता है साथियों, उस पाठ को छोटे छोटे खंडों में बांटा जाता है और उस तरह पे हम सूक्ष्म शिक्षण कराते हैं, ठीक है। छोटे छोटे खंड में बांटकर उनको जो कंप्लीट कराते हैं पाठ को पूछते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कराते हैं वो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। जो माइक्रो टीचिंग है साथियों, वो खंडों में बांटकर करवाई जाती है। कई बार एग्जाम पूछा जा सकता है, तो आप याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है, तो हमको इसको दोष बताना है। इसमें विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता रहता है, विद्यार्थियों को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है, इसमें अभिभावकों को विद्यार्थी की निरंतर प्रगति की जानकारी होती रहती है, और चौथा ऑप्शन है यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हमको बताना है। सतत व्यापक मूल्यांकन की अगर बात करें साथियों, तो ये दोष की पूछ रहा है। तो 44 जो प्रश्न है साथियों, इसमें यह है कि यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी और शिक्षक अनुपात कम हो। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों इसमें एक छोटी सी बात और बता दूं मैं, जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षक और छात्र का अनुपात होता है, प्राथमिक स्तर पर वो सामान्य रूप से 30:1 होता है, ठीक है। 30 बच्चों पर एक शिक्षक होता है। ये 30:1 को अगर 2 से ऊपर अगर विद्यार्थियों की संख्या है तो वहाँ पर क्या होगा, 40:1। ये भी रीट भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? उपलब्धि परीक्षण में 2, 3, 1, 4। तो साथियों उपलब्धि परीक्षण में जो पद हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं साथियों 4। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम पूछा गया प्रश्न है। साथियों इसमें जो 4 पद हैं वो आपको बता रहा हूँ मैं। पहला पद है योजना बनाना, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, योजना। इसके बाद में दूसरा जो पद है उपलब्धि परीक्षण का वो है शैक्षणिक उद्देश्य लिखना, ठीक है। जो शैक्षणिक उद्देश्य होते हैं, शैक्षणिक उद्देश्य। इसके अलावा साथियों जो तीसरा होता है वो होता है कार्य योजना निर्माण, जिसको हम ब्लू प्रिंट बोलते हैं। ब्लू प्रिंट, कार्य योजना निर्माण। और अंतिम जो होता है प्रश्न पत्र का निर्माण। साथियों प्रश्न पत्र का निर्माण। ये 4 हैं साथियों जो उपलब्धि परीक्षण के पद माने गए, योजना बनाना, शैक्षणिक उद्देश्य, ब्लूप्रिंट और प्रश्न पत्र का निर्माण, ठीक है। तो 4 पद आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पत्र पूछा जा रहा है वो गद्यांश से संबंधित है, और 46 से 50 तक की जो प्रश्न है इस गद्यांश को पढ़कर हमका आंसर देना है। तो गद्यांश आपके सामने साथियों, इसको पढ़ना है, इससे कुछ प्रश्न पूछे गए उनका हमको रिप्लाई करना है। तो साथियों किस तरह के प्रश्न पूछे गए ध्यान से इन सभी पर हम डिस्कस करते हैं। आपको क्लास हमारी अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को ज्वाइन कर लेना जो साथी पहली बार जुड़ा है। तो साथियों यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा है, सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो इसमें संधि विच्छेद पूछा है सद प्लस एव, सदा प्लस एव, सद प्लस एव, सदा प्लस एव। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। 46वें प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों वो है सदा प्लस एव। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों संधि की अगर बात करें तो संधि हिंदी में कितनी प्रकार की होती हैं? संधि होती है साथियों 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और इसमें स्वर संधि के भेद होते हैं साथियों 5 भेद। किसके होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद। और 5 भेदों में साथियों ये जो संधि पूछी है सदा प्लस एव, इसमें कौन सी संधि है साथियों? इसमें है वृद्धि संधि, ठीक है। कौन सी संधि पूछी गई है? वृद्धि संधि पूछी गई है। और इसके अलावा जो 4 संधि बची हैं वो है साथियों गुण, अयादि, वृद्धि इसमें दे दी है साथियों, यण है और दीर्घ है। तो ये 5 संधियाँ हैं साथियों, स्वर संधि के 5 भेद हैं। इनमें जो संधि पूछी गई थी वृद्धि पूछी गई है,
और हर बार एग्जाम में या तो वृद्धि से प्रश्न पूछे जाते हैं या गुण से, या फिर सबसे ज़्यादा जो यण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन संधियों को आपको कंप्लीट करना है अधिकतर। साथियों नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है वो है, निम्नलिखित में से विस शब्द का पर्यायवाची है। पर्यायवाची पूछा गया है, वसु, अर्णव, ऊरग, गरल। तो साथियों विष का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा? विष का जो पर्यायवाची होगा साथियों वो है गरल। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विष का मतलब होता है जहर साथियों। गरल के अलावा जहर इसका पर्यायवाची है। इसके अलावा साथियों हम बात करें हलाहल, क्या है? हलाहल, ये भी जहर का पर्यायवाची है। इसके अलावा साथियों माहूर भी जहर का पर्यायवाची है। क्या है? माहूर, माहूर। और साथियों एक पूछा जाता है कालकूट, क्या? कालकूट। तो कालकूट भी किसका पर्यायवाची है? जहर का पर्यायवाची है। तो ये कुछ आपको याद रखने हैं, अक्सर एग्जाम पूछे जा सकते हैं। साथियों ऊरग क्या है? ऊरग, ऊरग अगर पूछे साथियों ऊरग किसका पर्यायवाची है, तो ये सर्प का पर्यायवाची है। सर्प है, सांप है। इसके अलावा विषधर इसको बोल सकते हैं साथियों, विषधर। व्याल है, ठीक है, व्याल भी सर्प को बोलते हैं। और एक साथियों भुजंग, भुजंग भी सर्प का पर्यायवाची है, ठीक है। तो ये ऊरग है जो किसका पर्यायवाची होगा? सर्प को होगा। तो इसके सर्प के कौन कौन से पर्यायवाची हैं आपको याद कर लेना है साथियों। इसके अलावा हम बात करें अर्णव, अर्णव भी कई बार एग्जाम पूछा जाता है साथियों। जो अर्णव शब्द है ये समुद्र का पर्यायवाची है। किसका? समुद्र का। अर्णव का अर्थ होता है समुद्र, और समुद्र का साथियों जलधि भी है, जलधि, ठीक है। इसके अलावा वारिधि, वारिधि तो कई बार एग्जाम पूछा गया है साथियों। वारिधि किसका पर्यायवाची है? वारिस, जो वारिस है, वारिस बड़ा री आएगा इसमें। वारिस जो है साथियों इसका ये है अवधि। अवधि की अगर बात करें तो अवधि भी समुद्र का ही पर्यायवाची है। तो कुछ पर्यायवाची हैं साथियों, ये आपको नोट कर लेना है और आने वाले एग्जाम में आपको मिल जाए तो वहाँ पर इसका जवाब देना है साथियों। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं जो एग्जाम में से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, विरोधी शब्द का विलोम होगा वाहक, अवरोधी, शत्रु या समर्थक। तो विरोधी की अगर बात करें साथियों तो इसका जो विलोम होगा वो होगा साथियों समर्थक, ठीक है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें साथियों शत्रु का अगर विपरीत पूछा जाए तो उसका शत्रु का विलोम क्या होगा? मित्र। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से आशय है। मन से दशा, मन पर दशा, मन की दशा, मन को दशा। तो इसका जो आशय है वो हमको बताना है साथियों। मनोदशा की अगर बात करें तो मन की दशा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। मन की दशा इसका एक भाव निकलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा है वो है, मनुष्य शब्द है अव्यय है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों जो मनुष्य शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है? उसमें है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। मनुष्य जो शब्द है उसमें जातिवाचक संज्ञा हो गई। अगर हम संज्ञा की बात करें साथियों तो संज्ञा तीन प्रकार की होती है हिंदी में। एक तो जातिवाचक होती है, एक व्यक्तिवाचक होती है और एक भाववाचक होगी। और इसमें पूछा है जो साथियों वो पूछा है जातिवाचक से। तो प्रश्न अक्सर जातिवाचक से या फिर आपको साथियों भाववाचक से देखने को मिलेंगे। संज्ञा से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में भाववाचक और जातिवाचक से अधिक पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न की अगर बात करें साथियों तो इसमें गद्यांश से संबंधित 51 से लेकर 55 नंबर तक के जो प्रश्न हैं, इस गद्यांश को पढ़कर हमको इनके जवाब देने हैं। तो गद्यांश आपके सामने साथियों, इसको पढ़ना है और कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उनका हमको रिप्लाई करना है। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो साथियों तो हमारे क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और जो साथी चैनल पर पहली बार आया है तो साथियों आप प्रीवियस पेपर देखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर कर देना। साथियों बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन तब भी हम क्लास लेकर आएँ तो वो आप तक पहुंच जाए। अगला प्रश्न पूछे साथियों, अमूल्य का अर्थ है जिसका कोई मूल्य न हो, जिसका मूल्य बहुत कम हो, जिसका मूल्य लागत से अधिक हो, जिसका मूल्य न आंका जा सके। तो साथियों अमूल्य जो है उसका अर्थ बताना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा जिसका मूल्य न आंका जा सके, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा, जिसका मूल्य आंका ना जा सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों 52वां हमारा प्रश्न पूछा गया है, निधिया शब्द का एक वचन होगा। निधि, निधि, निधि या फिर निधि।
तो इनमें जो शुद्ध शब्द है वो हमको बताना है साथियों निधियों में एक वचन में। तो निधि जो शब्द है वो कौन सा होगा, तो निधियाँ का साथियों एक वचन की अगर बात करें तो जो ऑप्शन है साथियों हमारा निधि, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। निधि है साथियों, ये एक वचन शब्द है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा है वो हमारा काल से संबंधित पूछा गया है और प्रश्न है उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। वाक्य में कौन सा काल है, संभाव्य भविष्य है, सामान्य वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है या आसन भूत है। तो साथियों लास्ट में अगर हम बात करें तो करती है, तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए साथियों तो किस काल की बात हो रही है, वर्तमान काल की। और वर्तमान काल साथियों इसमें वर्तमान नहीं है, इसमें वर्तमान नहीं है, तो एक तो संदिग्ध वर्तमान काल बचा और एक सामान्य वर्तमान काल बचा। तो इसमें संशय वाली बात कहीं हो नहीं रही है साथियों। अगर संदिग्ध की अगर बात करें तो इसमें संशय होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन जो है साथियों सामान्य वर्तमान काल, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इस तरह हम प्रश्न का जवाब देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है भाव शब्द है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है। तो भाव जो शब्द है साथियों कैसा लिंग है, भाव की अगर बात करें तो है साथियों पुल्लिंग शब्द। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ है। जो अचेतन शब्द है उसका अर्थ बताना है। निश्चिंत है, एकत्र है, चकित है, फिर निर्जीव है। तो अचेतन शब्द की अगर बात करें साथियों इसका जो सही अर्थ होता है वो होता है निर्जीव। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। निर्जीव एक अचेतन शब्द को बोलते हैं। और जो अगला प्रश्न है साथियों ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और आपको ये याद रखना है कि वाक्य के कितने अंग माने गए हैं, 4, 1, 2 या फिर 3। साथियों अगर वाक्य की हम बात करें तो इनके जो अंग होते हैं साथियों वो होते हैं 2, सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। और वो 2 कौन कौन से अंग हैं साथियों, पहला जो हम बोलेंगे वो है साथियों उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य है साथियों। और दूसरा जो अंग है इसका है विधेय। ये 2 अंग है वाक्य के साथियों। उद्देश्य तो वो होता है जिसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है। और साथियों विधेय वो होता है जिसके बारे में बताया जा रहा है। कर्ता के बारे में कोई भी टिप्पणी की जा रही है तो वो उसका क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। अब जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि रमेश दिल्ली जा रहा है, ऐसे लगा लो। ठीक है, दिल्ली जा रहा है, तो इसमें जो रमेश है ये तो हमारा साथियों उद्देश्य हो गया और दिल्ली जा रहा है ये क्या हो गया, ये इसका विधेय होगा। तो इसमें उद्देश्य और विधेय से संबंधित कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं साथियों, तो हमको ऐसे प्रश्न गलत नहीं करने हैं। तो सी उत्तर इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है, विधानार्थक वाक्य, कृतवाच्य, संयुक्त वाच्य या भाववाच्य। तो दोस्तों रचना के आधार पर अगर बात करें तो वाक्य कौन सा है वो हमको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों, रचना के आधार पर आपको पता है 3 ही प्रकार के वाक्य हैं। एक तो संयुक्त वाक्य जो इसमें दिया गया है, एक सरल वाक्य होता है दोस्तों, सरल वाक्य। ठीक है, और एक होता है मिश्र वाक्य। तो ये किस आधार पर है, रचना के आधार पर। साथियों वाक्य के 2 प्रकार से प्रश्न आते हैं, एक तो रचना के आधार पर और एक आते हैं अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो साथियों अर्थ के आधार पर जो भेद होते हैं वो होते हैं 8 प्रकार, और ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम पूछा गया है। उन 8 प्रकारों का हम आपको नाम बता देते हैं साथियों। एक तो होता है साथियों विधानवाचक। ठीक है, विधानवाचक हो गया, निषेधवाचक हो गया, निषेधवाचक। इसके अलावा साथियों हमारा हो गया आज्ञावाचक। ठीक है, आज्ञावाचक। इसके अलावा साथियों विस्मयबोधक हो गया, विस्मयवाचक जिसको हम बोलते हैं। एक होता है संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक। एक हो गया साथियों संदेहवाचक, एक प्रश्नवाचक हो गया, एक इच्छावाचक हो गया। तो ये 8 प्रकार हैं जो अर्थ के आधार पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको हमको याद रखना है। रचना के आधार पर 3 है, सरल, संयुक्त और मिश्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा है वो है 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है। तो दोस्तों 2 शब्द जोड़ते हैं वो विराम चिन्ह कौन सा होता है हमको बताना है। विवरण, योजक, अवतरण या फिर लोप। तो साथियों 2 शब्दों को जो जोड़ता है वो कौन सा होता है, वो होता है दोस्तों
योजक चिन्ह। और योजक चिन्ह की पहचान क्या है साथियों? योजक जो चिन्ह होता है ऐसे होता है, जो हमारा घटाव वाला चिन्ह होता है योजक चिन्ह है ये, ठीक है। इसके अलावा विवरण की अगर बात करें साथियों, तो जो विवरण चिन्ह होता है वो होता है ऐसे, ठीक है। ये वाला चिन्ह है जो कैसा है, विवरण चिन्ह है। अवतरण की बात करें तो साथियों अवतरण का चिन्ह होता है ये जो 66-99 में हम लिखते हैं, ये अवतरण या उद्धरण भी बोलते हैं इसको, उद्धरण का है। और लोप का साथियों ये लोप का चिन्ह है, डॉट डॉट है ये। और एक प्रश्न साथियों विराम चिन्ह से संबंधित जो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, वो होता है एक संक्षेपण या लाघव, जिसको हम बोलते हैं। लाघव चिन्ह क्या होता है? लाघव, तो लाघव जो चिन्ह होता है साथियों, जब हम डॉक्टर शब्द लिखते हैं तो यहाँ पर जो बिंदी लगाते हैं ना, ये बिंदी, ये लाघव का चिन्ह है। तो और एक पूछा जाता है हंस पद, हंस पद। तो साथियों हंस पद जो होता है साथियों उल्टा वी आकार जैसा होता है ऐसा। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों लाघव और हंस पद, ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो आप इनको नोट कर लेना। साथियों नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है? सबसे अलग विचार कर रखना, समयानुसार कार्य करना, सदा एक सी स्थिति बने रहना, या सीमातीत कल्पना करना। तो इनमें जो सही उत्तर हमको बताना है। ढाक के 3 पात में साथियों सदा एक सी स्थिति बने रहना, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, सदा एक सी स्थिति बने रहना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न है, बहुत लज्जित होना के अर्थ में मुहावरा है? घड़ों पानी भरना, टोपी उछालना, घोड़े बेचकर सोना, डंका बजाना। तो साथियों ये हमारा हिंदी का अंतिम प्रश्न है, 30वां प्रश्न जिसको हम कह सकते हैं। और साथियों ये हमारा 13 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। 13 प्रीवियस पेपर है जो हम हल करवा रहे हैं। इससे पहले हमने 12 पेपर हल करवा दिए हैं साथियों रीट भर्ती परीक्षा के। और आपको हमारी क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथियों, और जो साथी हमारे साथ पहली बार जरूर से चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। और हमारी क्लास अच्छी लगी है तो बेल आइकन को प्रेस करके साथियों उनको बेल आइकन को दबा देना। और तभी हमारी जो क्लास है नेक्स्ट क्लास है वो आपको प्राप्त होगी साथियों, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगला और अंतिम हमारा जो प्रश्न है साथियों वो है, बहुत लज्जित होना के अर्थ में मुहावरा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा साथियों घड़ों पानी पड़ना। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर, सब सही उत्तर है साथियों। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।